दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जल मंडल खंड के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, गर्त, खाड़ी, द्वीप तथा सागरीय निक्षेपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रवाल भित्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? तो उत्तर है प्रवाल को। आप जान लीजिए कि प्रवाल में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की तुलना में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवाल भित्तियां किस चीज़ की बनी होती हैं? तो सही उत्तर है प्रवाल भित्तियां कोरल पॉलिप्स की बनी होती हैं। दोस्तों प्रवाल भित्तियां एक प्रकार की कैल्शियम युक्त चट्टानें हैं जो पॉलिप्स नामक सूक्ष्म समुद्री जीव के अस्थिपंजर से निर्मित होती हैं। प्रवाल जो है समुद्री जल में उपस्थित कैल्शियम का प्रयोग करके अपने रहने के लिए खोल बनाते हैं और प्रवाल भित्तियों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाल रोधिका और प्रवाल वलय। अगला प्रश्न है दोस्तों, छिछला समुद्री भाग 68 डिग्री से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम, एक कोश की वनस्पति तथा अत्यधिक लवण युक्त जल में से किसमें प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायता नहीं मिलती है, या कौन सा जो कारक है वो प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सहायक नहीं है? तो उत्तर है अधिक लवण युक्त जल। दोस्तों आप जान लीजिए कि अधिक लवण युक्त जल में प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आवश्यक दशाएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस में से प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापक्रम कितना होना चाहिए? तो उत्तर है 20 डिग्री सेल्सियस। आप जान लीजिए दोस्तों प्रवाल भित्तियों के अनुकूलन या उनके विकास के लिए 20 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल दशा क्या है? आपको बताना है। तो महासागरीय जल का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये प्रवाल के विकास के लिए जो है अनुकूल दशा और तापमान है। अगला प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियों के अवतलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है दोस्तों प्रवाल भित्तियों के अवतलन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रवाल द्वीप के निर्माण से संबंधित अवतलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप जानते हैं डार्विन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए प्रवाल भित्ति का जो स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक विचारक है मूरे। मूरे ने दोस्तों आप जान लीजिए मूरे ने प्रवाल भित्ति निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है किसने प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो R.A. डेली ने। और प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति विषयक किस सिद्धांत का डेविस महोदय ने प्रतिपादन किया? तो ये था अवतलन सिद्धांत। दोस्तों विलियम मोरिस डेविस ने प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति से संबंधित डार्विन द्वारा प्रतिपादित अवतलन सिद्धांत को पुनर्जीवित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो आप जानते हैं डार्विन ने। और अगला प्रश्न है कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये डार्विन और डाना के द्वारा। याद रखिएगा कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का जो निमज्जन सिद्धांत है ये डार्विन और डाना के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डार्विन का अवतलन सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत और मूरे का स्थिर स्थल तल खंड सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो उत्तर है प्रगामी तरंग सिद्धांत। दोस्तों आप जान लीजिए प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है ये प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत व्याख्या करता है किसकी? तो ये प्रवाल द्वीपों के उत्पत्ति की व्याख्या करता है डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, तटीय प्रवाल, एटॉल, महासागरीय द्रोणी तथा अवरोधी प्रवाल में कौन प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है? तो महासागरीय द्रोणी दोस्तों ये प्रवाल भित्ति का वर्ग नहीं है।
अगला प्रश्न है हस्तक्षेपी उथली सरण या चैनल या अनूप यानी लैगून के साथ समांतर किनारे से जुड़ी प्रवाल भित्तियों को क्या कहा जाता है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, लैगून के साथ या उथली सरण या उथली चैनल के साथ समांतर जो किनारे से जुड़ी प्रवाल भित्तियां हैं उनको फ्रिंगिंग रीफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है एटॉल क्या है? तो एक प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है एटॉल। दोस्तों याद रखिएगा, एटॉल जो है वो एक प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो याद रखिएगा, एटॉल के नाम से जानी जाती हैं घोड़े के नाल वाली आकार वाली प्रवाल भित्तियां। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि एटॉल की आकृति वृत्ताकार होती है। कारण है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है एटॉल सर्वाधिक संख्या में कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तर है प्रशांत महासागर में। एटॉल प्रवाल भित्तियों की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामान्य अध्ययन के लिए भी उपयोगी है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के सहारे 10 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य लगभग 2300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर है। प्रवाल विरंजन किसका परिणाम है? तो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय उष्मन का परिणाम है प्रवाल विरंजन। दोस्तों प्रवाल विरंजन का सबसे महत्वपूर्ण कारक या प्रमुख कारण वैश्विक तापन है, परंतु विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप सामुद्रिक जल प्रदूषण के कारण भी प्रवाल विरंजन हो सकता है। सारगैसो सागर क्या है? तो ये सागरी वनस्पति का क्षेत्र है। सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का। याद रखिएगा, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है? तो विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति सारगैसो समुद्र की विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्रवाल या कोरल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागर या सागर में बनते हैं। बिल्कुल सही है। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते हैं, वे समुद्र तल के नीचे 60 से 77 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। 37 डिग्री प्रति हजार से 30 डिग्री प्रति हजार महासागरीय लवण मूंगा जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल है। बिल्कुल सही है। और सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए उत्तम है, जिसके कारण वह सफ़ेद रंग का हो जाता है। ये गलत है। तो 1, 2 और 3 कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्रवाल पॉलिप की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ष पर्यंत सागरी जल का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। बिल्कुल सही है। अवसाद मुक्त स्वच्छ सागरी जल, ये भी सही है। 30 प्रति हजार से 40 प्रति हजार के बीच महासागरीय लवणता, ये आपका सही नहीं है। महासागरीय लवणता का जो मानक है ये आपका सही नहीं है। और महासागरों के प्रकाशित मंडल का ऊपरी भाग, तो बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन 3 जो है प्रवाल पॉलिप की वृद्धि के लिए उपयोगी नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण स्वच्छ जल भी चूने के कार्बोनेट की कमी के कारण प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होता है। और औसत सागरीय लवणता 27 प्रति हजार से 30 प्रति हजार प्रवालों के विकास के लिए महत्वपूर्ण दशा है। प्रवालों के बाद आइए गर्त, खाड़ी और द्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, कर्माडेक खाई या कर्माडेक ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, कर्माडेक ट्रेंच दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में टोंगा के दक्षिण में स्थित है। प्रशांत महासागर के अन्य महत्वपूर्ण गर्तों में मेरियाना, टोंगा, क्यूराइल, फिलीपींस और एलुशियन खाई हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो आप जानते हैं चैलेंजर या मेरियाना गर्त, जो कि लगभग 11,033 मीटर इसकी गहराई है और ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के मेरियाना आइलैंड के पूर्वी भाग पर स्थित है। चैलेंजर गर्त कहाँ पर स्थित है? तो ये चैलेंजर या मेरियाना ट्रेंच दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, सुमेलन करना है टोंगा
टोंगा महासागरीय गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में, चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर में, रोमांशे दक्षिणी अटलांटिक महासागर या लगभग भूमध्य रेखा पर, और नरेश उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर में, मेरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर, प्यूर्टो रिको ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप समूह पर, रोमांसे जो है भूमध्य रेखा के निकट दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, और सुंडा गर्त ये पूर्वी हिंद महासागर के जावा के पास स्थित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है महासागर और गर्त खाई का। अटलांटिक में रोमांसे गर्त है, प्रशांत में चैलेंजर या मेरियाना ट्रेंच है, और देखिए हिंद महासागर में डायमंटिना गर्त है, और कैरेबियन सागर में केमन गर्त स्थित है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। द्वीप और सीमांतर गर्त किसके आते हैं? अजोरेस द्वीप ये पुर्तगाल के अंतर्गत आता है, बरमूडा द्वीप यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत, केनारी जो है स्पेन में, और रीयूनियन देश ये रीयूनियन द्वीप ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलूशियन खाई, टोंगा खाई, मेरियाना खाई और जावा खाई में से कौन प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो जावा ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। और आप जान लीजिए जावा ट्रेंच ये हिंद महासागर में स्थित है, अलूशियन, मेरियाना और उत्तरी प्रशांत महासागर, और टोंगा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अलूशियन गर्त कहाँ पर है? तो अलूशियन उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है महासागरीय गर्त और महासागरों के नाम का। सुंडा आप याद रखिएगा पूर्वी हिंद महासागर में, मेरियाना उत्तरी प्रशांत महासागर में, प्यूर्टो रिको ये मध्य अटलांटिक महासागर में, और अटाकामा दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है मैक्सिको की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, पर्सियन खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य में से विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी दोस्तों आप जान लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है वाल्डीविया गर्त या खाई कहाँ पर स्थित है? तो वाल्डीविया गर्त ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है महासागरीय तल के लक्षण और संबंधित महासागर। अल्बाट्रास पठार जो है दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, अल्बाट्रास पठार। टेलीग्राफ पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर या उत्तरी अंध महासागर में, एमस्टर्डम सेंट पाल कटक ये हिंद महासागर में, और क्यूराइल गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो ये है बोस्फोरस जलडमरू मध्य। याद रखिएगा दोस्तों, बोस्फोरस जलडमरू मध्य जो है ये काला सागर यानी यूरोप को और मरमरा सागर एशिया को जोड़ता है। अगला प्रश्न है बोस्फोरस जल संधि कहाँ पर स्थित है? तो यूरोप और एशिया के बीच में है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर द्वीप है। बासी जल संधि दोस्तों, बासी जल संधि किसको जोड़ती है आपको बताना है। तो ये दक्षिणी चीन सागर और उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर को जोड़ती है बासी चैनल। अगला प्रश्न है जावा द्वीप किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? तो ये यूरेशियन प्लेट में है। केप वर्डे एक द्वीप समूह है, कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा केप वर्डे दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, अटलांटिक महासागर में है। चागोस द्वीप समूह कहाँ पर है? तो चागोस हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ पर है? तो अटलांटिक महासागर में दोस्तों दक्षिण सैंडविच खाई स्थित है। ये सैंडविच द्वीप के निकट है। जापान देश के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये होन्शु द्वीप है। काला सागर, सारगैसो सागर, अजोब सागर और कैस्पियन सागर में किसमें तटरेखा नहीं है? तो सारगैसो सागर की तटरेखा जो है, सारगैसो सागर में कोई तटरेखा नहीं है। अगला प्रश्न है चैलेंजर अभियान के दौरान महासागरों में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखिए जल की सतह का तापमान 12.94 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर की गहराई पर जल का तापमान 10.81 सेल्सियस पाया गया है। तो कौन सा कथन है? ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं।
अब आइए दोस्तों ज्वार भाटा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य कितना अंतर होता है? तो ये 12 घंटे 25 मिनट का अंतर होता है। 12 घंटे 25 मिनट का अंतर होता है दोस्तों किसी स्थान पर दो क्रमिक ज्वारों के मध्य। चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य के बल से कितने गुना अधिक होता है? तो याद रखिएगा 2.17 गुना अधिक होता है चंद्रमा का ज्वार उत्पन्न करने वाला बल सूर्य की अपेक्षा। दोस्तों आप जान लीजिए कि चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा निकट है, इसलिए वो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि? तो कारण है चंद्रमा और सूर्य जब एक सीध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं और चंद्रमा और सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं तो उच्च ज्वार का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? तो लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो ज्वार कैसा होगा? तो ये दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है? तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है ये ज्वार भाटा से संबंधित है। यही पूछा गया है कि कौन सा कारक ज्वार भाटा से संबंधित है। तो याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव से पृथ्वी पर ज्वार और भाटा की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो याद रखिएगा सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्री बल के द्वारा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन करना है ग्रहों की जननिक स्थितियां और परिणामी ज्वार भाटा। तो देखिए सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार आता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है। चंद्रमा पृथ्वी के समीपस्थ स्थित हो तो उपभू ज्वार और चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति में हो तो अपभू ज्वार आता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लघु ज्वार भाटा या नीप पैदा होता है तो अर्धचंद्र के समय पे प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो है समकोण पर स्थित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सूर्य तथा चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं जिससे कम ऊंचाई वाले ज्वार का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोस्तों ज्वार के प्रगतिशील तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो उत्तर है विलियम वेवेल ने। दोस्तों देखिए ज्वार के प्रगतिशील तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक विलियम वेवेल हैं और इसी प्रकार ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत ये विलियम वेवेल का द्वारा प्रस्तुत किया गया है। महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के सिद्धांतों में से किसका प्रतिपादन सर जॉर्ज एयरी ने किया है? तो दोस्तों महासागरीय ज्वारों की उत्पत्ति के संबंध में जो है नहर सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जी.बी. एयरी ने 1842 में किया था। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत कहते हैं? तो हैरिस के स्थिर तरंग सिद्धांत को दोलन सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांतों में किसे दोलन सिद्धांत कहा जाता है? तो ये स्थावर तरंग सिद्धांत को। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो R.A. हैरिस के द्वारा। और इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि R.A. हैरिस ने ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये है स्टेशनरी वेव थियरी। याद रखिएगा दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित जो है स्थैतिक तरंग सिद्धांत R.A. हैरिस के द्वारा, प्रगतिशील या प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेवेल के द्वारा और नहर सिद्धांत एयरी के द्वारा और दोस्तों ज्वार का डायनेमिकल या गतिक सिद्धांत लाप्लास के द्वारा 1755 में प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पर देखिए मिलान करते हैं। जी.बी. एयरी ने नहर सिद्धांत दिया है, W. वेवेल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत, R.A. हैरिस के द्वारा स्थैतिक तरंग सिद्धांत और आइजक न्यूटन के द्वारा संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अब आइए दोस्तों सागरीय निक्षेप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं और यहाँ से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं।
पहला प्रश्न है सागरी निक्षेपों को सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो मूरे के द्वारा। दोस्तों मूरे ने सबसे पहले सागरी निक्षेपों का विस्तृत अध्ययन किया। मूरे ने सागरी निक्षेपों को दो प्रकारों में विभाजित किया, स्थलीय या भूमिज निक्षेप और अगाध सागरस्थ या पैलेजिक निक्षेप। इनमें से भूमिज निक्षेप महाद्वीपीय जलमग्न तटों पर और महाद्वीपीय ढालों पर पाए जाते हैं, जबकि पैलेजिक निक्षेप महासागरी तल में अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबिजेरिना पंख, सिल्ट, रेडियोलेरियन पंख और लाल चीका में से कौन सा गहन सागरी निक्षेप नहीं है? तो सिल्ट जो है ये गहन सागरी निक्षेप नहीं है। सागरी हिमपात किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, महासागरी तली पर सागरी अवसादों का छोटे छोटे कणों का लगातार गिरना, इसको सागरी हिमपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस सिंधु पंख का निक्षेप अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है? तो ग्लोबिजेरिना पंख का निक्षेप अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है। ग्लोबिजेरिना पंख की अधिकता किस महासागर में मिलती है? तो प्रशांत महासागर में। महासागरीय निक्षेपों में ग्लोबिजेरिना निक्षेप है क्या? तो ये जैविक निक्षेप है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्लोबिजेरिना निक्षेप महासागरों में ये जैविक निक्षेप है। अगला प्रश्न है ग्लोबिजेरिना ऊज क्या है? तो ये अगाध सागरस्थ निक्षेप यानी गहराई में महासागरों में पाया जाने वाला निक्षेप ग्लोबिजेरिना निक्षेप है। अगला प्रश्न है समुद्र तल पर पौधों और जंतुओं के अवशेष पंख के निक्षेप को क्या कहते हैं? तो नैरेटिक निक्षेप कहा जाता है। पैलेजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं कहाँ से? तो याद रखिएगा पैलेजिक जमाव के पदार्थ शैवाल से प्राप्त होते हैं और समुद्र तली में जमा कार्बनिक पदार्थ को जैविक पदार्थ कहते हैं। इस जमाव का स्रोत सागर स्वयं है। इसको दो वर्गों में रखा जाता है, एक तो तल तटवासी या नैरेटिक पदार्थ और दूसरा अगाध सागरस्थ पैलेजिक पदार्थ। नैरेटिक पदार्थ के अंतर्गत जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पतियों के अवशेष को शामिल किया जाता है, जबकि पैलेजिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार के शैवालों के अवशेष को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है रेत, पंख, गाद, बजरी और लाल मृत्तिका में से कौन सा महासागरीय निक्षेप एक अम्बुधि या बेलापवर्ती निक्षेप है? तो उत्तर है लाल मृत्तिका। अगला प्रश्न है प्राय सभी महासागरों में, तो याद रखिएगा प्राय सभी महासागरों में गहनतम भागों में लाल मृत्तिका या रेड क्ले पाई जाती है। अकार्बनिक पदार्थ में लाल मृत्तिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अगाध सागरी जमाओं में ये सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है? तो ये लाल मृत्तिका है। और निक्षेपों में कौन महासागरों के सबसे गहरे भागों में पाई जाती है? तो लाल मृत्तिका के निक्षेप ये महासागरों के सबसे गहरे भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ऊज या पंख क्या है? तो याद रखिएगा गहन सागरी निक्षेप ऊज या पंख कहलाता है। अगला प्रश्न है लाल पंख, पीला पंख, नीला पंख और हरा पंख में से कौन सागर नितल पर शांत जल में जमा किए जाने वाले पंख का प्रकार नहीं है? तो ये पीला पंख। डायटम पंख या डायटम ऊज पाए जाते हैं कहाँ पर? तो उच्च अक्षांशों में डायटम ऊज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है नीला पंख, डायटम ऊज, जिप्सम और फास्फेट में से कौन जैव जनित सागरी अवसाद हैं? तो डायटम ऊज जो हैं ये जैव जनित सागरी अवसाद हैं। टेरोपॉड ऊज क्या होता है? तो ये चूना प्रधान ऊज जो है वो टेरोपॉड ऊज कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चूना प्रधान ऊज को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो टेरोपॉड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज। मोलस्क जीव टेरोपॉड द्वारा टेरोपॉड ऊज या पंख का निर्माण होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 80% पाया जाता है। अयनवर्ती सागरों के गर्म जल में ये 300 से 1000 फैदम में ये पाया जाता है। इसके अलावा टेरोपॉड पंख की स्थिति मुख्य रूप से मूंगे वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और अत्यधिक गहराई पर ये अदृश्य होने लगती है। अगला प्रश्न है आर्कटिक तट, पूर्वी अफ्रीका तट, पूर्वी द्वीप समूह के निकट और उत्तरी अफ्रीका तट में से किस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार भूमिज निक्षेप में पाए जाते हैं? तो उत्तर है पूर्वी द्वीप समूह के समीप। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। तट तलवासी पदार्थ ये सागरी जीव जंतुओं तथा पादपों के मृत अस्थिपंजर हैं। अगाध सागरस्थ शैवाल प्रकार के ऊज होते हैं। टेरोपॉड ऊज प्लवक मोलस्क जीव के कोष होते हैं और डायटम ऊज जो होते हैं वो मृत्तिका अंशयुक्त अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा निमज्जित तट और बिलियन घाटी पर। अगला प्रश्न है ग्लोबिजेरिना ऊज
रेडियोलेरियन ऊज और डायटम ऊज में से कौन बेलापवर्ती निक्षेप है? तो ये तीनों ही दोस्तों पैलेजिक निक्षेप के उदाहरण हैं। टेरोपाड ऊज और ग्लोबिजेरिना ऊज क्या हैं? तो ये चूना प्रधान ऊज हैं। और देखिए रेडियोलेरियन ऊज और डायटम ऊज किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों रेडियोलेरियन ऊज और डायटम जो ऊज हैं ये सिलिका प्रधान ऊज हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत प्रवाल भित्तियाँ, गर्त खाड़ी और द्वीप तथा सागरीय निक्षेपों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर रिवीजन नोट्स जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।